Hello, students. Welcome to Success Study. I am Kalpana Mishra. Today we are going to start Class 9, Chapter 14, Natural Sources. The topic to be covered: Biosphere and its component, types of natural sources, air and air pollution, ozone and ozone depletion, water, water harvesting, water pollution, eutrophication, biological magnification, soil, soil erosion, biochemical cycle, water cycle, oxygen cycle, nitrogen cycle and कार्बन साइकिल. स्टूडेंट्स, अगर वीडियो लंबी हुई तो मैं इसको 2 या 3 पार्ट में ख़त्म करूँगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर. We know that everything that surrounding us is called environment. हमें पता है कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारी क्या है, एनवायरमेंट है. इट एक्ट एज ए लाइफ सपोर्टिंग यूनिट. ये क्या है, लाइफ सपोर्टिंग यूनिट. मतलब अगर अर्थ पे जीवन है या हमारी लाइफ है तो किसकी वजह से, हमारे आसपास के एनवायरमेंट की वजह से. इट प्रोवाइड्स अस एवरीथिंग. ये हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है, जैसे फूड, वाटर, एयर एक्सेट्रा दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस फॉर आवर सर्वाइवल. हमें जीने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है. लेट अस स्टडी अबाउट इट्स एंड इट्स कंपोनेंट. अब हम इनमें जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे या समझेंगे. ठीक है, नाउ स्टार्ट फर्स्ट. बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट. You know that what is the region of the earth's crust where life exists called. आपको पता होगा कि अर्थ की क्रस्ट पे जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे क्या कहते हैं. इट इज़ बायोस्फीयर. इसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर. लेट अस स्टडी अबाउट इट्स. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बायोस्फीयर के बारे में. इट इज़ द यूनिट दैट कंपेज ऑफ द अर्थ क्रस्ट and the atmosphere in which we live. It can be the basically divided into 3 layer. हम अपने अर्थ की क्रस्ट, अर्थ के जो है वो 3 लेयर में होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ठीक है, तो हम जिस लेयर में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो है बेसिकली एटमॉस्फेयर वो 3 लेयर में डिवाइडेड है. वो मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम के थ्रू. इस तरीके से ये 3 लेयर कौन कौन से हो गए, एक बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर. ठीक है, ये मेन 3 लेयर है. लिथोस्फेयर में ही क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर भी आता है. नेक्स्ट है हमारा तो हमने ये 3 टॉपिक को कंप्लीट करना है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर. ठीक है, तो लिथोस्फेयर क्या होती है, इट इज़ द आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड एज लैंड. जो हमारे क्रस्ट के बाहर की तरफ जो भी लैंड एरिया है उसे क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर मीन्स जिसके अंदर वाटर सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर. एंड थर्ड जो है बायोस्फेयर का वो क्या है, एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट दैट सराउंड अस. प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट जो कि हमारे चारों तरफ है. तो इस तरीके से बायोस्फेयर के जो हमारे 3 कंपोनेंट्स कौन से हो गए, 3 लेयर कौन सी हो गई, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्रस्ट पार्ट अर्थ का जिसमें सॉलिड है एंड मतलब लैंड पार्ट है. हाइड्रोस्फेयर मीन्स जिसमें वाटर के कंपोनेंट है. एटमॉस्फेयर मीन्स हमारे चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर. ठीक है, जो एयर्स की प्रोटेक्टिव लेयर्स है. अब बायोस्फेयर में 2 टाइप के कंपोनेंट हैं, फर्स्ट बायोटिक एंड सेकंड अबायोटिक. बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, दैट इज ऑल नॉन लिविंग factors that surround us which including the climatic factors, टोपोग्राफिक फैक्टर्स, वाटर बॉडीज. मतलब हमारे चारों तरफ जो भी फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स, जैसे कि क्या हो गया, सॉइल, वाटर बॉडीज, ये क्लाइमेटिक फैक्टर, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, अबायोटिक कंपोनेंट में. और बायोटिक कंपोनेंट में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग बायोटिक फैक्टर.
नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्चुअली लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट दैट ऑफ नेचर विच आर यूज बाय अस टू फुलफिल आवर नीड। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में हम नॉन लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो जो नेचर में हो और हम उसे अपने लिए ज़रूरत के लिए पूरी तरीके से यूज़ करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज अर्थ रिसोर्सेज एज दे आर फाउंड ऑन द अर्थ। लेट अस स्टडी अबाउट देयर टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स। तो ये जो है हमारे अर्थ पे अलग अलग रिसोर्सेज पे फाउंड होते हैं, मिलते हैं, और इसके बारे में अलग अलग टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसकी एग्जॉस्टेबल एंड सेकेंड है इसकी इनएग्जॉस्टेबल। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल क्या होता है? द रिसोर्सेज दैट अकर इन द सच abundance that they are not likely to get exhaust deposit continue as use like sun, water, air etc। मतलब ऐसे रिसोर्सेज, ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको अर्थ में कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ऐसे रिसोर्सेज जिनको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, इन रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल सन की लाइट नहीं ख़त्म कर सकते, एयर नहीं ख़त्म कर सकते, वाटर भी नहीं ख़त्म कर सकते। वाटर हम कहते हैं ना कम होता जाएगा, क्यों? क्योंकि वो जो हम पानी पीने वाले वाटर है वो उसकी कमी होगी, वरना हमारी अर्थ पे तो 70% भाग जो है वो किसका है? वाटर का ही है। नेक्स्ट, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन ए लिमिट क्वांटिटी एंड गेट डिप्लेटेड इफ वाइज यूज इज नॉट डन। एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिट में है हमारे अर्थ पर और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे, उन्हें क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स और भी बहुत सारी चीज़ें। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर एंड एयर पोल्यूशन। आप इस डायग्राम से तो आपको पता लग ही रहा होगा कि एयर पोल्यूशन की कौन कौन सी रीजंस है। कुछ रीजंस यहाँ डायग्राम में देख लेंगे हम। इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला धुआं, वेस्ट से निकलने वाली स्मेल्स, गंदगी, ठीक है, हाउस होल्ड एनर्जीज मीन्स गैस वगैरह की स्मेल, जो भी गैस से निकलती हैं हमारे, या फिर कोई गंदगी होती है उससे, एग्रीकल्चर मतलब पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से, एंड डस्ट, ये सारी चीज़ें हमारे एयर को क्या कर रही हैं? पोल्यूटेड कर रही हैं। ठीक है, तो वे नाउ इफ वी लुक एट द सन वी हैव मैनी लेयर ऑफ द गैसेस एनवेलप बिटवीन अस। हम अगर देखें सन की तरफ तो बहुत सारी लेयर्स हमारे चारों तरफ जो है एनवेलप की तरह है। These gases envelopes around the light to reach us affected climatic and contain many essential elements। तो ये जो गैसेस का एनवलप हमारे ऊपर है, मतलब एक लिफाफे की तरह, कवर की तरह हमारे ऊपर है, तो जब सन से लाइट हमारे पास तक आती है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है बहुत सारे कंटेंट्स होती हैं इफेक्ट और हमारे पास तक पहुंचने के लिए। तो गैसेस एनवलप दैट सराउंडेड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो जो एनवलप है, जो एनवलप है हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में गैसों का, उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर को जो है 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये हमारे क्या है? एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये डायग्राम के थ्रू आप देख लो। तो सबसे नीचे वाला हमारे देख रहे हो ये डायग्राम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें सबसे नीचे यहाँ पर क्या है? ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पर बादल हैं, बारिश हो रही है, एरोप्लेन्स जहाँ हो रहे हैं 50 किलोमीटर तक। स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर मेसोस्फेयर है, फिर जहाँ पे रॉकेट वगैरह लैंडोस्फेयर, और उसके ऊपर क्या है? एक्सोस्फेयर, जहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह घूम रही है। ठीक है, नेक्स्ट इससे एक बताते हैं ट्रोपोस्फेयर क्या होता है कि इट इज़ द लोएस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर विच कंटेन एयर। लोएस्ट रीजन जहाँ पर एयर कंटेन है। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम 8 to 20 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक है? 8 से 20 किलोमीटर तक। मोस्टली ऑल क्लाइमेट इवेंट लाइक थंडर स्टॉर्म
एक्सेट्रा अक्कर इन दिस रीजन ओनली। ये सारी चीज़ें जो क्लाइमेटिक इवेंट्स आते हैं, थंडर आता है, स्टॉर्म्स आते हैं, ये सारी चीज़ें लगभग इसी लेयर में होती हैं। नेक्स्ट है हमारा एयर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ द गैसेस। हमें पता है एयर जो है किसका मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है। तो कुछ यहाँ पे दिया गया है, सबसे ज़्यादा आप डायग्राम में देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर एरागॉन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। तो नाइट्रोजन इज 78%, अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, and water vapor, suspended dust particle, gas like methane etc. is टेक्स। मतलब ये सारी गैसें जो है हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी लिमिट में प्रेजेंट है। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का हमारे में क्या महत्व है। इट हेल्प इन क्लाइमेटिक कंट्रोल। ये क्लाइमेट को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। एटमॉस्फेयर हेल्प इन कीपिंग द टेम्परेचर स्टडी ड्यूरिंग द नाइट एंड डे। एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमें टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है दिन और रात के समय में। इट कॉज विंड टू ब्लो, दैट इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। इसी के कारण हवा चलती है लैंड ब्रीज से और सी ब्रीज। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आपने वैसे 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम अभी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इट कॉज रैन, और यही किसका कारण होता है, रैन का कारण होता है, बारिश का, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम लैंड ब्रीज। ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड गेट द हीटेड फास्टर देन वाटर। जो दिन का समय होता है वो लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है पानी की अपेक्षा। द एयर क्लोजर टू द लैंड गेट्स हीट एंड राइज अप। अब सबसे पहले लैंड गर्म हुआ तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो चीज़ पहले गर्म होती है वो जल्दी से क्या होने लग जाती है, इवेपोरेट होने शुरू हो जाती है, मीन्स हीट वहाँ से निकलनी शुरू हो जाती है। और जो आसपास की उसकी हवा होती है वो हल्की हो जाती है। गर्म चीज़ हल्की होके फिर वो क्या होने लग जाती है, ऊपर उठने लग जाती है। तो इसी तरीके से वो क्या होता है, हीट होने लग जाती है लैंड। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि डायग्राम में क्या है कि लैंड ब्रीज में ये अर्थ की जो है गर्म लेयर उठती है और कहाँ जाती है, वाटर की तरफ जाती है। और वाटर की जो लेयर होती है, वाटर अब ठंडा है, इससे यहाँ पर ये गर्म ज़्यादा है और ये थोड़ा ठंडा है, तो ये जो गर्म चीज़ होगी वो ऊपर उठने लग जाती है और ये जो ठंडी चीज़ है वो नीचे आने लग जाती है, नीचे इसकी क्या होती है, जगह लेने लग जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। दिस क्रिएट ए लो प्रेशर इन द एरिया। ये कहाँ बनता है, जहाँ पर प्रेशर का जो होता है कम होता है, ताकि उसको एयर को, जो भारी एयर है, जो ठंडी एयर है, उसको जगह लेने के लिए जगह चाहिए ना, तो वहाँ पर जाती है। But in the case of the sea, it does not get heated up so readily. Due to this, the pressure to the region increase and it start moving toward the land to fill the space. This is called land breeze. तो इसमें क्या होता है, क्योंकि लैंड जो उसकी हवा होती है भारी होती है और वो जाके सी की जो हवा होती है वो ठंडी होकर भारी होती है, इसलिए वो लैंड ब्रीज पे, लैंड पे जाके उसकी जगह ले लेती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। सेम अपोजिट इसका है सी ब्रीज। ये क्या होता है, नाइट के टाइम होता है, लैंड ब्रीज डे टाइम एंड सी ब्रीज नाइट टाइम। तो सेम ऐसे ही होता है कि ड्यूरिंग द नाइट वाटर लॉसेस हीट मच फास्टर देन द लैंड, ठीक है, अपोजिट हो गया। देयर आर द एयर अबाउ द सी गेट्स हीटेड एंड राइज अप क्रिएटिंग लो प्रेशर। और इसी तरीके से जो है जल्दी ठंडा हो जाता है पानी, और पानी जल्दी गर्म हो जाता है, और मतलब पानी देर से ठंडा होता है और लैंड जो होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इस तरीके से ये क्या बन जाता है, हमारा सी ब्रीज। आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अब लैंड की जो ये कूल है, ठीक है, तो कूल होने की वजह से जो वार्म एयर है, वार्म एयर अब किसकी है, वार्म एयर किसकी है, इसकी है, ठीक है, सी की है। तो ये वार्म एयर क्या होती है, जाती है ऊपर ऊपर, ठीक है। और लैंड की जो ठंडी हवा होती है वो कहाँ आ जाती है, यहाँ पर, जहाँ गर्म एरिया में। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। यही कारण है कि मूवमेंट होती है किसकी, एयर की, हवा चलती है ना, हवा के चलने का यही कारण होता है। टू फिल दैट स्पेस दैट एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड सी ड्यू टू द इंक्रीजिंग प्रेशर। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में तो अभी हमने बताया कि मतलब कैसे होता है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन में क्या होता है कि जो गैसें निकल रही हैं वो किसका कारण होती है, एसिड रेन का कारण। इस तरीके से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
और ये एटमॉस्फेयर के वाटर या उनसे रिएक्शन करके क्या बना लेती हैं, एसिड्स बना लेती हैं, और यही कारण किसका होता है, एसिड रेन का होता है। तो द कॉन्टामिनेंट ऑफ द एयर विद अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए होती है, हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती हैं, वो किसका कारण होती हैं, एयर पोल्यूशन का कारण होती हैं। तो नेचुरल कॉजेज़ लाइक फॉरेस्ट फायर, डस्ट स्टॉर्म एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मैन मेड कॉज होती हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के जलने से भी गैसेस निकलती हैं। गैसेस इमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, व्हीकल एक्सेट्रा, इनसे जो गैसेस निकल रही हैं। फ्लाई ऐश एंड डस्ट, जो एरोप्लेन वगैरह उड़ रहे हैं उनसे जो गैसेस निकल रही है डस्ट से, गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीज़ों से हमारी एयर जो है पोल्यूटेड हो रही है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इससे क्या होता है, अस्थमा, ब्रोंकिटिस, एलर्जी, कोल्ड, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ह्यूमन बींग्स में आने लग जाती है। पोल्यूटेड गैस कॉज द इरिटेशन इन आईज, थ्रोट एंड लंग्स, जो पोल्यूटेड गैस होती है इसकी वजह से हमारी आईज में, थ्रोट में एंड लंग्स में इरिटेशन होने लग जाती है। दे इंजर लंग्स, किडनी, कॉज हार्ट रिलेटेड डिजीज एक्सेट्रा, इसकी वजह से हमारे लंग इंजर हो जाते हैं, किडनी हो जाती है, हार्ट रिलेटेड कई सारी डिजीज हो जाती है। हाइड्रोकार्बन वेपर कॉज कैंसर, जो हाइड्रोकार्बन वेपर होते हैं वो कैंसर का कारण होते हैं। आजकल कैंसर भी सबसे बहुत मतलब 10 लोगों में एक लोगों को कैंसर हो ही जाता है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है। It affects the plant also, like falling of leaves, reduce growth, degradation of the chlorophyll, etc. क्या होता है, इसकी वजह से प्लांट की पत्तियां भी गिर जाती हैं, उनकी ग्रोथ कम होती है, उनमें क्लोरोफिल की कमी आ जाती है। इट लीड्स टू एसिड रेन, अभी जस्ट ऊपर डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया कि इसमें एसिड रेन का भी कारण होता है, और ये ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने कई बार पहले भी क्लासों में, प्रीवियस क्लासों में पढ़ा होगा कि इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर जो है गर्म हो रहा है। गर्म होने की वजह से जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से आसपास के एरिया में बाढ़ आ सकती है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इट कॉज डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, और यही कारण है जो ओजोन लेयर को भी ख़त्म कर रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ओजोन एंड ओजोन लेयर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि ये बड़ी हो जा रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, और समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं आपके लिए जो ये वीडियोस बना रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपको चैप्टर समझ आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ओके, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके स्टूडेंट्स।